शंकरपुर गांव में एक घर में शादी का माहौल था। शादी का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। दुल्हन की विदाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी की आंखें नम हो गई थीं। सभी मेहमान रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। बारिश का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी प्रारंभ हो चुकी थी। बरसात काफी घंटे तक चली। रात को 2 बजे के समय सब शांति से सो रहे थे कि तभी एक कमरे में मोबाइल बज उठा। सभी मेहमान लगभग जाग चुके थे। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं राकेश बोल रहा हूँ। आप कौन? राकेश, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप जल्दी जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या? उनकी तबीयत बिगड़ गई है? अ, मैं डॉक्टर, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अभी जल्दी आया मैं बस। कौन था राकेश? राकेश के फूफा ने थोड़े हैरानी से पूछा। अरे वो फूफा जी, डॉक्टर का फ़ोन था। कह रहे थे कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे अभी बुलाया है। मैं जा रहा हूँ। पर बेटा, इतनी रात को कैसे जाएगा? और मौसम देख कैसा हो रहा है। एक काम कर, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे फूफा जी, मैं चला जाऊँगा। और वैसे भी माँ को मेरी ज़रूरत है। बेटा, पर वो जो पुल है वो शापित है। गांव वाले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताते हैं। अरे फूफा जी, छोड़िए इन सब बातों को। ये तो गांव की बातें हैं। गांव के लोग तुम्हें पता है ना, आधे बेवकूफ़ और आधे अनपढ़ होते हैं। पर बेटा, कुछ नहीं फूफा जी। मैं अभी गया और अभी आया, और मैं पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। दरअसल राकेश की माँ का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था। राकेश ने अपना नंबर उसके पास छोड़ा था ताकि वो उसे माँ की हालत की सूचना दे सके। राकेश अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल पड़ता है। भादों की रात थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और आसपास भी भयानक वाला अंधेरा था। राकेश को तो दिलो दिमाग में अपनी माँ की तस्वीर घूम रही थी। उसे कुछ ख्याल भी ना था कि वो कब उस भयानक पुल के पास पहुंच चुका है जिसका जिक्र कुछ समय पहले राकेश की फूफा ने करा था। बिजली के एक जोरदार कड़क ने राकेश को ख्याली दुनिया से निकालकर वास्तविकता से रूबरू करा दिया। बाइक की रोशनी से पुल की रेलिंग साफ दिखने लगी थी। इससे जाहिर होता था कि वह पुल के पास है। पुल के पास में ही जंगल था जिनसे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वैसे तो राकेश भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसका कारण उसका साइंस का स्टूडेंट होना था। मगर ऐसे डरावने माहौल में राकेश तो क्या, किसी के भी पसीने छूट जाएं। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। बारिश की बूंदें ऐसी भयानक रात में जंगल के पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर आकर्णीय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़ों और सियारों की आवाज़ें भी मिल रही थीं। हल्की बारिश की बूंदों की वजह से राकेश को बाइक चलाते समय आंख में देखने में परेशानी हो रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वह राकेश को झकझोरता हुआ निकल गया, मानो वो भी राकेश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हवा से राकेश का बाइक से नियंत्रण खो गया और बाइक झटके के साथ पुल पर बंद हो गई। राकेश ने तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह सफल रहा। तभी बिजली की एक जोरदार कड़क सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंगल के किसी हिस्से को जला दिया हो। इस आवाज़ से राकेश का दिल दहल उठा। अब उसके चेहरे पर दुख की जगह डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। डर से उसका शरीर पसीने से लथपथ था। गला भी सूखा जा रहा था। उसे अब इतनी प्यास लग रही थी कि मानो अगर वो कुछ देर रुक गया तो मर जाएगा। राकेश ने पुल से उतरकर पानी के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, तभी उसने पानी की जगह हाथों में खून था। इसके साथ ही एक और घटना घटी जिसे राकेश की रूह कांप उठी। पुल के ऊपर रखी बाइक, जो कुछ देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राकेश कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो चलकर नदी में गिर गई। ये देखते ही राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं।
वह अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगा। उसने हाथ हटाकर बिजली की चमक में उसे किसी इंसान जैसे पैरों के निशान दिखे, जो राकेश द्वारा सूंघने पर पता चला कि वो खून से बने हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई उसके पास आया था मगर गया नहीं हो, क्योंकि निशान आने के थे, चाहने के नहीं। राकेश घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसे सामने कुछ दूरी पर एक परछाई जैसा कुछ दिखा। राकेश ने बिना देरी किए अपनी गन निकाली और उस पर फायर कर दिया। वो परछाई गायब हो गई थी। राकेश को लगा कि उसकी गोली उसके लग गई है और वह वहां गिर गया है। वो भागकर पहुंच गया और तभी राकेश के सामने एक ऐसा मंजर था जिससे उसकी आंखें सेफ और आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। सामने उस परछाई की जगह एक गड्ढा था जिसमें एक आधी सी लाश पड़ी थी, जिससे काफ़ी बदबू आ रही थी। राकेश को अब गांव वालों की बातें समझ में आने लगी। वो समझ गया कि शायद ये लाश उसी इंसान की है जिसने यहाँ पुल बनाने में मदद करी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि श्रमिक की बेटी रूपा की थी, जो अपनी माँ के साथ काम करने आया करती थी, जिसने हफ्सी ठेकेदार की हवस के चलते पुल के नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी मौत लोहे की रॉड के पीठ में घुस जाने से होती है। उस लड़की ने मरते वक्त कहा था कि जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसको वो मौत के घाट उतार देगी। ऐसा सुनकर ठेकेदार ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा और उसे चोरी से वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद ही ठेकेदार की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। राकेश ने उसे मुक्त करने के लिए उसका कंकाल जलाने की सोची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कंकाल उठकर राकेश की तरफ मुड़ा। राकेश उठकर पुल की तरफ भागा। डर से उसका चेहरा कांप रहा था, जिसे वो पुल से फिसलकर गिर पड़ा और सामने देखता है अपनी मौत को। अब राकेश के पास दो रास्ते थे। एक था कि वो इन आत्माओं की मुक्ति करा दे या खुद को उन भटकती आत्माओं को खुद के हवाले कर दे। राकेश भी पीछे की तरफ अपने पैरों को खींच रहा था, तभी पीछे से किसी ने लोहे की जैसी गिरफ्त से उसकी गर्दन दबोच ली थी। राकेश के दर्द से आंसू निकल पड़े। असहनीय दर्द से चीखें बुलंद हो गईं। उस नुकीली चीज से खुद की गर्दन छुड़ाने में वो असफल होने के बाद राकेश पीछे की ओर मुड़कर फिर गिर गया। तभी उसने देखा कि वो नुकीली चीज कोई और नहीं बल्कि रूपा के जैसी एक चुड़ैल का हाथ था। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रूपा की माँ थी, जो वहीं पर भटक रही थी। तभी राकेश के मुंह से खून का फव्वारा निकलता है और फिर वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन राकेश तब भी हार नहीं मानता। वो घिसटते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो पागलों की तरह बाइक को टटोलने लगा। अभी भी उसकी नज़र उन आत्माओं की तरफ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार राकेश को अपनी बाइक मिल ही जाती है। राकेश अब दुगनी गति से अपने गन के बट से बाइक की फ्यूल टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी होता है। तभी रूपा ने फिर से राकेश पर हमला किया। इसी वक्त राकेश ने बाइक की फ्यूल टैंक को रूपा के सर पर दे मारा। वह लड़खड़ाती हुई वहीं गिर जाती है और राकेश बिना समय गंवाए पेट्रोल में भीगी हुई रूपा के मृत शरीर पर सारा का सारा लाइटर डाल देता है। रूपा की आत्मा को मुक्ति हो चुकी थी और राकेश का खून बह जाने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो गिरने ही वाला था। तब तक रूपा की माँ की आत्मा उस पर छलांग लगा देती है, जो कि चूक से राकेश के ऊपर ना गिरकर राकेश के सामने जल रही आग में गिर जाती है और सारा जंगल जल जाता है। तब राकेश ने बेहोश होते हुए एक बात सुनी। हे मुसाफिर, हम दोनों कब से भटक रहे थे। हमारे साथ गलत हुआ तो हम सबको गलत समझ बैठे। हम भूल गए थे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तेरे जैसे नेक इंसान भी हैं। हमारी भूल को माफ़ कर देना। अगर तू नहीं आता तो शायद हम हमेशा भटकते रहते और हमसे अनंत पाप हो जाते। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। इतना सुनकर राकेश बेहोश हो गया था। सुबह हुई। तब तक ग्रामीण ने राकेश को नदी के किनारे पड़ा देखा और उसे उठाकर उसके फूफा जी के पास ले जाए। उसका इलाज हुआ
होश आने पर राकेश ने सबको बताया कि जिनसे गांव का पुल शापित था उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी है और अब ये पुल उपयोग में लाया जा सकता है। सभी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। राकेश के साहस की भी सभी प्रशंसा कर रहे थे। राकेश की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे फ़ोन पर पता चला कि उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसका इंतज़ार कर रही है। राकेश और उसके फूफा और साथ में पूरा परिवार उसी पुल से गुजर कर अपनी माँ के पास गए थे।